चैप्टर 115 कॉलेज ज्वाइन कर लो रायचंद फैमिली मेहरा मेंशन में। उस वीडियो को देखने के बाद तो आरती जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी भी मासूम प्यारी सी बेटी जो इस वीडियो में दिखाई दे रही थी, अब जैसी वे कहीं खो सी गई थी। आरती जी को ऐसे रोते देख सुकेत जी, जिनकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे, वे अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए आरती जी को गले लगाकर बोले, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है आरती जी, हमें अपनी ईशानी को फिर से मनाना है। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारी बच्ची अब वे पहले वाली मासूम लड़की नहीं है, अब वे बहुत बदल गई है। पर ये सब तो हमारी गलती की वजह से हुआ है ना, तो अब हमें ही सब कुछ ठीक करना है। देखना, अगर हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम सबकी प्यार पाकर शायद हम सबको माफ़ कर देगी। उनकी बात सुनकर आरती जी रोते हुए बोली, पता नहीं सुकेत जी, वे दिन कब आएगा जब फिर से मेरी बच्ची मुझे माँ कहकर पुकारेगी। मैं अपनी सारी गलतियाँ मानती हूँ, मैं उसे बार बार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, पर मुझे मेरी बच्ची बस माफ़ कर दे, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वहीं ईशानी और उसके चारों दोस्त इस वक्त आहूजा विला में मौजूद थे। सब बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं पूर्णिमा जी बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए दिए जा रही थी। आज रुद्र और वेद भी मौजूद थे। उन्हें 2 दिन बाद होने वाली एग्जीबिशन में जाना था, इसीलिए वे सब अभिक के पास आए थे बात करने के लिए। वैसे भी ईशानी और अभिक हर साल पेंटिंग चीज़ों की एग्जीबिशन और ऑक्शन को रखते थे। उसमें तो उनका खुद का कुछ क्रिएशन भी होता था, जहाँ पर ईशानी की हर पेंटिंग लाखों में बिकती और अभिक की एक अच्छा पेंटर था। हर साल सभी फैमिली उनके ऑक्शन एग्जीबिशन में जाते थे। अभिक और ईशानी दोनों ही पेंटिंग की दुनिया में जाने माने नाम थे। अभिक को तो सब जानते थे, पर ईशानी को कोई नहीं जानता था और न ही किसी ने उसे देखा था। फिर भी पेंटिंग की दुनिया में वे एक अनबीटेबल लेजेंड थी, जिससे सारे पेंटर्स एडमायर करते थे और एक बार बस उससे मिलना चाहते थे। वहीं अभिक और अनुजा चोरी छुपे एक दूसरे को देख रहे थे, और ये बात नंदिनी, ऋतिका और काव्या के साथ साथ रुद्र और वेद भी नोटिस कर रहे थे। रुद्र वेद के कान के पास जाकर धीरे से बोला, लगता है हमारा दोस्त निकम्मा ही रहेगा, और देखना एक दिन देवदास बन जाएगा। देखो तो वे अनुजा को कैसे देख रहा है, फिर भी आज तक ये बोल क्यों नहीं पाया कि वे उसे पसंद करता है। उसकी बात सुनकर वेद ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वे इस बात से खुद को उसका दोस्त उसकी बहन को पसंद करता है, क्योंकि वे अभी को एक अरसे से जानता था कि अभी कैसा लड़का है। वे जानता था कि अभी और अनुजा दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। वे तो खुश होकर ये बात कब से अपने घर वालों को बताना चाहता था, पर वे बस अभी के बोलने का इंतजार कर रहा था। देवेंद्र जी उन दोनों को फिर ईशानी की तरफ देखकर बोले, बच्चों तुम सबने आगे करने का क्या सोचा है? उनकी बात सुनकर नंदिनी मासूम चेहरा बनाकर बोली, दादाजी मैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है। फिर बाकी तीनों को देखते हुए बोले, और तुम तीनों क्या करना चाहती हो? उनकी बात सुनकर काव्या बोली, मैं डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी। तो अनुजा और ऋतिका बोली, हम तो ईशानी के साथ ही कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पर ईशानी तो मान ही नहीं रही है। उन दोनों की बात सुनकर दादाजी ईशानी की तरफ देखकर बोले, गुड़िया मैं चाहता हूँ कि तुम भी कॉलेज ज्वाइन कर लो, तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी कर लो। उनकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आई रोल किया और देवेंद्र जी की तरफ देखकर बोले, दादाजी अब आप फिर से वही बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजेंद्र जी बोले, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चा, अभी तुम सिर्फ 22 साल की हो, अभी तुम्हें अपने कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। क्या अपने डैड की ये छोटी सी बात नहीं मान सकती हो? यह कहकर उन्होंने अपना मुंह बना लिया। वहीं सबको उन्हें ऐसे बच्चों की तरह मुंह बनाते देख हंसी आ रही थी, पर वे सब जानते थे कि ये सब राजेंद्र जी की ट्रिक है ईशानी को अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात तो ईशानी भी जानती थी कि राजेंद्र जी उससे बस अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो ईशानी ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगी। इतना बोलकर वे अपने फ़ोन स्क्रॉल करने लगी।
वहीं उसकी बात सुनकर तो सब खुश हो गए। देवेंद्र जी उसके फिर से प्यार से हाथ फेर कर बोले, वे तो हमेशा से चाहते थे कि ईशानी बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे, पर ईशानी बस अपने काम में ही डूबी रहती थी। इतनी कम उम्र में उसे इतनी ऊंचाइयों को छूते देख खुश तो थे, पर उसकी सेफ्टी के लिए चिंता भी था। उन सबको कॉलेज जाने की और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की उम्र में ईशानी को इतने हार्ड वर्क करते देख कभी कभी उनको बहुत दिल दुखता था। थोड़ी देर बाद नंदिनी और ईशानी वहाँ से चले गए। रितिका अभी घर में रुकी हुई थी। काव्या और अनुजा भी रुद्र और वेद के साथ निकल गए। ईशानी और नंदिनी ने एक पर्सनल विला चले गए। वहाँ पर चेंज करके वे दोनों बेस के लिए निकल गए। आज ईशानी को वहाँ कुछ जरूरी काम था। 1 घंटे बाद ईशानी की कार जंगल के अंदर आकर कहीं रुक गई। जब सामने उन्होंने देखा तो ई बेस था। ईशानी की कार को देखते ही गार्ड्स ने कार का डोर ओपन कर दिया और सबने अपना सिर झुका लिया। ईशानी नंदिनी के साथ अंदर चली गई। अंदर जाते वक्त बार बार रोबोटिक आवाज में के साथ वेलकम बॉस सुनकर नंदिनी इरिटेट होकर बोली, यार इशू, पहले तो 1 या 2 बार ही आने पर ये वेलकम बोलते थे, अब ये क्या हो गया? ये चेंज किसने किया? किसने उनके चिप में रिपीट मोड सेट कर दिया है जो ये सब बार बार वेलकम बोल रहे हैं? जब तक कि तू उनकी बॉल जैसी नज़रों को दिखाना बंद ना कर दे। ऊपर से यहाँ कुछ कॉलर चेंज भी हुए हैं थोड़ा, और इन रोबोट को देख। कुछ रोबोट के सिर पर लंबे बाल और माथे पर बिंदी लगी हुई है जैसे वे फिल्म में रोबोट ही। नंदिनी को हंसी भी बहुत आ रही थी। वहीं ईशानी ने अपना सिर झटका क्योंकि उसे पता था कि ऐसे उठपटांग हरकतें जैकी के सिवा कोई नहीं कर सकता था। जैसे ही वे टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो रिसर्च लैब में थॉमस और डॉक्टर विजय सब उसे ग्रेट किए। वहीं जैकी ने जैसे ही अपनी बॉस को देखा जल्दी से उसके पास आकर खुशी से बोला, बॉस आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। आपने देखा मैंने कितने सारे चेंजेस किए हैं? उसकी बात सुनकर ईशानी अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोली, अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ एक दिन मैं तुम्हें युगांडा जाने के लिए तैयार रहना। अपने बॉस की बात सुनकर जैकी मायूस हो गया। वे बिल्कुल भी उस घटिया जगह युगांडा नहीं जाना चाहता था। तो वे बच्चों के जैसे रोने जैसे चेहरा बनाकर बोला, पर बॉस आपने देखा ना वे कितने क्यूट हैं। ये सब मैंने टीम की मदद से किया है 2 दिन तक, अब एक दिन में ठीक कैसे होगा? उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसे आंखें दिखाई और वहाँ से लंबी पैर कदमें डालकर चली गई। वहीं थॉमस और 2 रिसर्चर्स भी उसके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर विजय भी जैकी को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देकर वहाँ से उन सबके पीछे चला गया। वहीं उसकी चिढ़ाने वाली स्माइल देखकर जैकी और भी चिढ़ गया। वे अभी इस डॉक्टर विजय को यहाँ से बाहर फेंक देना चाहता था। वहीं नंदिनी ने जैकी को देखकर लाचारी से अपना सिर हिला दिया। उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस तरह की बचकानी हरकतें जैकी के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता है। वे वहीं सोफे पर बैठ गई और जैकी की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ भी अपनी बचकानी हरकतें शुरू कर दिया? उसकी बात सुनकर जैकी बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मैंने क्या किया? मैं तो बस थोड़ा उन रोबोट को अच्छा दिखाना चाहता था। बेचारे वो रोबोट भी एक ही तरह के शक्ल देख कर बोर हो जाते होंगे ना, इसीलिए मैंने उनकी शक्ल थोड़ा बदल दिया। उसकी बात सुनकर नंदिनी पेट पकड़कर हंसने लगी और बोली, तुम्हारे बॉस और हम सब कॉलेज में एडमिशन करवाने वाले हैं, क्या तुम भी हम सब के साथ कॉलेज चलो? उसकी बात सुनकर जैकी हैरानी से बोला, क्या सच में बॉस कॉलेज में जाने वाली हैं? तब तो मैं भी जाऊंगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए। वहीं ईशानी कुछ एंटीडोट और मेडिसिन बना रही थी जो कैंसर पेशेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाला था। सारे रिसर्चर और डॉक्टर और साइंटिस्ट थॉमस भी ईशानी की तरफ एडमिरेशन भरी नज़रों से देख रहे थे। कभी कभी तो उन सबको लगता था कि उनकी बॉस ईशानी कोई इंसान नहीं बल्कि गॉड है जो चुटकियों में इतनी आसानी से सब कुछ कर लेती हैं। उन्हें तो कभी कभी ईशानी की उम्र को देखकर खुद पर ही शक होता था कि अपने बॉस जैसी कभी बन पाएंगी भी या नहीं।
वहीं मोक्ष जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, जब उसे अपनी बेबी डॉल की याद आई तो उसने अपने वॉच की वॉइस लाइव को एक्टिवेट कर लिया। उसने जब सुना कि ईशानी किसी मेडिसिन और एंटीडोट पर रिसर्च कर रही है जो कैंसर पेशेंट के लिए, तो उसे अपनी वाइफ पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। तभी उसे कॉल आया तो उसने अपनी वॉच को नॉर्मल मोड पर कर दिया और फ़ोन रिसीव कर लिया। उधर से कल्पना जी खुश होकर बोली, मोक्ष तुम थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाना। जयदेव अंकल को होश आ गया है। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने हाँ बोल दिया और फ़ोन रख दिया। तभी वरुण का भी कॉल आया जो ईशानी को भी साथ लेकर आने को बोल रहा था, पर मोक्ष जानता था उसकी बेबी डॉल इस वक्त बिजी है, वे उसे इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मना कर दिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शाम का वक्त मेरा मेंशन में सब हॉल में थे। सुकेत जी, समीर और सभी घर वाले आ गए थे अब तक। वहीं प्रिया खुशी से सबको अपने ग्रेजुएशन के रिजल्ट के बारे में बता रही थी कि बहुत अच्छा आया है। आरती जी, सुकेत जी भी खुश थे, पर उतना नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। उनके मन में तो बस ईशानी चल रही थी, वे तो बस प्रिया को बुरा ना लगे इसलिए स्माइल कर रहे थे। वहीं प्रिया ने जैसे ही सोचा था वैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। पहले जब भी वे फर्स्ट आती थी, उसके रिजल्ट अच्छे आते थे तो उसके पेरेंट्स और भाई उसे गिफ्ट देते थे, पर इस बार तो किसी को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी घर के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। कार से रायचंद फैमिली बाहर निकली। उनके आसपास बॉडीगार्ड खड़े हो गए। कुछ लोग ने कुछ बैग्स और बॉक्स बाहर निकाल कर और अंदर की तरफ बढ़ गए। वहीं बटलर हॉल में आकर बोला, सर वे बाहर रायचंद फैमिली आई है। उसकी बात सुनकर हॉल में मौजूद सब हैरान हो गए। वहीं आरती जी की आंखों में आंसू आ गए, इतने सालों बाद अपने फैमिली के बारे में सुनकर, क्योंकि कई सालों से उनमें से किसी से भी नहीं मिली थी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।